हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए जो समयाभाव के कारण या इस बुक की क्लिष्टता के कारण पढ़ना चाहते भी हैं परंतु समय नहीं दे पाते हैं, वो विद्यार्थी 20-25 मिनट के वीडियो को देखकर इस पुस्तक की जो भाषा की क्लिष्टता है उससे भी बच सकते हैं, उसको अच्छे से समझ आ सकता है और अपने नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो उनके मन में ये खेद भी नहीं रहेगा कि हिंदी साहित्य के एग्ज़ाम्स के लिए इतनी इम्पोर्टेंट बुक उन्होंने पूरी तरह से नहीं पढ़ी है। तो उसी को ध्यान में रखकर इस पुस्तक का अध्ययन कराया जा रहा है। इसके सभी वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, कोई भी विद्यार्थी देख सकता है और अपने नोट्स वगैरह तैयार कर सकता है। इसमें हमारा अध्ययन अब आधुनिक काल तक पहुंच चुका है, जिसमें हम प्रकरण 4 के अंतर्गत गद्य साहित्य के प्रसार को देख रहे हैं। गद्य साहित्य के प्रसार में आज हम देखने वाले हैं समालोचना को। इससे पहले हमने गद्य की अन्य विधाओं जैसे उपन्यास, नाटक, निबंध आदि के विस्तार को देख और समझ लिया। अब आज हम समालोचना के विस्तार को, समालोचना के प्रसार को देखने वाले हैं। समालोचना का उद्देश्य हमारे यहाँ गुण दोष विवेचन ही समझा जाता रहा है। हमारे यहाँ अर्थात हिंदी साहित्य में समालोचना का उद्देश्य गुण दोष विवेचन ही समझा जाता रहा है। संस्कृत साहित्य में समालोचना का पुराना ढंग यह है कि जब कोई आचार्य या साहित्य मीमांसक कोई नया लक्षण ग्रंथ लिखता था, तब जिन काव्य रचनाओं को वह उत्कृष्ट समझता था उन्हें रस, अलंकार आदि के उदाहरणों के रूप में उद्धृत करता था। संस्कृत साहित्य में समालोचना का क्या ढंग था? जब कोई आचार्य या साहित्य मीमांसक कोई नया लक्षण ग्रंथ लिखता था, तब जिन काव्य रचनाओं को वो उत्कृष्ट समझता था उन्हें अपने रस, अलंकार आदि के उदाहरणों के रूप में उद्धृत कर देता था, उदाहरण उनके दे देता था। और जिन्हें पुष्ट समझता था उन्हें दोषों के उदाहरणों में देता था, और जिन्हें पुष्ट समझता था उन्हें जो दोष होते थे काव्य के उनके उदाहरणों में दे देता था। फिर जिसे उसकी राय नापसंद होती थी वह उन्हीं उदाहरणों में से अच्छे ठहराए हुए पद्यों में दोष दिखाता था। फिर जिसे उसकी राय नापसंद होती थी, जिन्होंने उदाहरण दिए हैं उनकी राय नापसंद होती थी, वह उन्हीं उदाहरणों में से अच्छे ठहराए हुए पद्यों में दोष दिखाता था कि जो उनकी राय से इत्तेफाक नहीं रखता था, जो उन्होंने पद्य अच्छे ठहराए होते थे, फिर वो क्या करता था, उन्हीं अच्छे ठहराए हुए पद्यों में दोष दिखा देता था और बुरे ठहराए हुए पद्यों के दोष का परिहार करता था। जो उन्होंने बुरे ठहराए हैं उन पद्यों के दोष का वो परिहार कर देता था, अर्थात उनको अच्छा साबित करता था, और जो अच्छे ठहराए हुए थे उनमें दोष निकाल देता था। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में समालोचना की जाती थी। इसके अतिरिक्त जो दूसरा उद्देश्य समालोचना का होता है, अर्थात कवियों की अलग अलग विशेषताओं का दिग्दर्शन, इसके अतिरिक्त जो दूसरा उद्देश्य होता है वह होता है कवियों की अलग अलग विशेषताओं का दिग्दर्शन। कवियों की जो विशेषताएं होती हैं अलग अलग सभी की, उनका दिग्दर्शन, उनको उद्घाटित करना, उसकी पूर्ति किसी कवि की स्तुति में 2-1 श्लोक व उक्तियां कहकर ही लोग संतोष मान लिया करते थे। उसकी पूर्ति के लिए क्या करते थे, किसी कवि की स्तुति में उसके आदर में 2-1 श्लोक बद्ध उक्तियां लिख देते थे, कह देते थे, और उसी से संतोष कर लिया जाता था कि ये इनकी विशेषता है। स्तुति या कहें तारीफ में 2-1 श्लोक लिख दिए जाते थे, उसी से संतोष कर लिया जाता था। जैसे के लिए यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने उदाहरण दिया है, निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीति मधुर सांद्रा मंजरीष्विव जायते। दूसरा दिया है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम नैषधे पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। यहाँ कभी होता है दंडी पदलालित्य माघे संति त्रयोगुणा। कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव और नैषध की रचना का श्रीहर्ष या दंडी का पदलालित्य, ये तीनों गुण माघ में एक साथ मिलते हैं। तो इस प्रकार इनकी स्तुति कर देने मात्र से ही उनकी विशेषताओं का, उनकी
प्रशंसा से संतोष कर लिया जाता था। यहाँ ये जो तीनों कवि दिए हैं, तो भारवी का जो किरातार्जुनीयम है और माघ का शिशुपालवधम और श्रीहर्ष जिनकी नैषध रचना है, ये जो इन तीनों को मिलाकर वृहत्रयी की रचना की गई है। भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपालवधम और श्रीहर्ष का नैषध चरित, यही संस्कृत साहित्य में वृहत्रयी महाकाव्य कहलाते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। किसी कवि या पुस्तक के गुण दोष या सूक्ष्म विशेषताएं दिखाने के लिए एक दूसरी पुस्तक तैयार करने की चाल हमारे यहाँ न थी। किसी कवि या पुस्तक के जब गुण दोष दिखाए जाते हैं या उनकी सूक्ष्म विशेषताएं दिखाई जाती हैं, सामने लाई जाती हैं, उनके लिए दूसरी पुस्तक तैयार करने की चाल हमारे यहाँ न थी। उनके लिए अलग से दूसरी पुस्तक लिखने का चलन नहीं था। यहाँ पर यूरोप में इसकी चाल खूब चली। यूरोप में इसकी चाल खूब चली। वहाँ अंग्रेजी साहित्य में ये चलन में था। वहाँ समालोचना काव्य सिद्धांत निरूपण से स्वतंत्र एक विषय ही हो गया था। वहाँ समालोचना काव्य सिद्धांत से पृथक होकर स्वयं में एक विषय ही हो गया था। केवल गुण दोष दिखाने वाले लेखों या पुस्तकों की धूम तो थोड़े ही दिनों रहती थी, पर किसी कवि की विशेषताओं का दिग्दर्शन कराने वाली, उसकी विचारधारा में डूबकर उसकी अंतर्वृत्तियों की छानबीन करने वाली पुस्तक, जिसमें गुण दोष का कथन भी आ जाता था, स्थायी साहित्य में स्थान पाती थी। वहाँ किस प्रकार की समालोचना होती थी? केवल गुण दोष दिखाने वाले लेखों या पुस्तकों की धूम तो थोड़े ही दिन तक रहती थी, पर किसी कवि की विशेषताओं का दिग्दर्शन कराने वाली, उसकी विचारधारा में डूबकर उसकी अंतर्वृत्तियों की छानबीन करने वाली जो पुस्तक होती थी, जिसमें उसके स्वाभाविक है कि गुण दोष भी आ ही जाएंगे। जब उसकी विचारधारा में डूबकर उसकी अंतर्वृत्तियों की छानबीन की जाएगी, तो किसी कवि विशेष के गुण दोष उसमें स्वाभाविकता आ ही जाएंगे। तो इस प्रकार की पुस्तकें स्थायी साहित्य में स्थान पा लेती थी। समालोचना के ये प्रधान मार्ग होते हैं: निर्णयात्मक, जुडिशियल मेथड, और व्याख्यात्मक, इंडक्टिव क्रिटिसिज्म। निर्णयात्मक आलोचना किसी रचना के गुण दोष निरूपित करके उसका मूल्य निर्धारित करती है। निर्णयात्मक आलोचना, जुडिशियल मेथड जिसको कहा गया है, ये क्या करती है? किसी रचना विशेष के गुण दोष को निरूपित करती है, उसको उद्घाटित करती है और उसका साहित्य में मूल्य निर्धारण करती है कि किस प्रकार की पुस्तक है, इसकी वैल्यू क्या है। उसमें लेखक या कवि की कहीं कहीं प्रशंसा होती है, कहीं निंदा। उसमें उस लेखक की कहीं तो प्रशंसा होती है और कहीं पर निंदा। व्याख्यात्मक आलोचना किसी ग्रंथ में आई हुई बातों की एक व्यवस्थित रूप में सामने रखकर उनका अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण करती है। व्याख्यात्मक आलोचना क्या करती है? किसी ग्रंथ में आई हुई जो बातें होती हैं, उनको व्यवस्थित रूप से सामने रखकर उनका अनेक प्रकार से विश्लेषण करके उनको स्पष्ट करती है, उनका स्पष्टीकरण करती है। किसका? जो ग्रंथ में आई हुई बातें होती हैं। ये मूल्य निर्धारित करने नहीं जाती। ये उस पुस्तक का मूल्य निर्धारित नहीं करती। ये किस प्रकार की पुस्तक है, इसकी क्या वैल्यू है, क्या मूल्य महत्व पुस्तक रखती है। ऐसी आलोचना अपने शुद्ध रूप में काव्य वस्तु ही तक परिमित होती है। ये आलोचना अपने शुद्ध रूप में काव्य वस्तु तक ही परिमित होती है कि उसमें काव्य विषय क्या है, काव्य वस्तु क्या है, उसी का विश्लेषण करने में प्रवृत्त होती है। अर्थात उसी के अंग प्रत्यंग की विशेषताओं को ढूंढ निकालने और भावों की व्यवच्छेदात्मक व्याख्या करने में तत्पर रहती है। काव्य वस्तु तक ही सीमित रहती है, काव्य के ही अंग प्रत्यंग की विशेषताओं को ढूंढ निकालती है और भावों का व्यवच्छेदात्मक, भावों का विच्छेद करके उसी की व्याख्या करने में तत्पर रहती है। पर इस व्याख्यात्मक समालोचना के अंतर्गत बहुत सी बाहरी बातों का भी विचार होता है। पर इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं, बाहरी बातें हैं, उनका भी विचार होता है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक परिस्थिति आदि का प्रभाव। इन परिस्थितियों के प्रभाव का भी उसमें अध्ययन होता है। ऐसे समीक्षा को ऐतिहासिक समीक्षा, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। इस प्रकार की जो समीक्षा होती है, समालोचना होती है, उसको हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। इसका उद्देश्य यह निर्दिष्ट करना होता है कि किसी रचना का उसी प्रकार की और रचनाओं से क्या संबंध है, कि जो रचना जिसका विश्लेषण किया जा रहा है उसी प्रकार की जो रचनाएं हैं उनसे क्या संबंध रखती है और उसका साहित्य की चली आती हुई परंपरा में क्या स्थान है
और जो पुस्तक लिखी गई है, जिसकी व्याख्या की जाती है, उसका साहित्य में क्या स्थान है, वह साहित्य में क्या महत्व या स्थान रखती है। बाह्य पद्धति के अंतर्गत ही कवि के जीवन क्रम और स्वभाव आदि के अध्ययन द्वारा उसकी अंतर्वृत्तियों का सूक्ष्म अनुसंधान भी है। बाह्य पद्धति के अंतर्गत कवि के जीवन क्रम और स्वभाव आदि के अध्ययन द्वारा उसकी अंतर्वृत्तियों का सूक्ष्म अनुसंधान भी है। इस समालोचना के अंतर्गत कवि के जीवन क्रम, उसके स्वभाव और उसकी अंतर्वृत्तियों का सूक्ष्म अनुसंधान भी होता है, सूक्ष्म विश्लेषण, उसकी खोज भी होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक आलोचना, साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। इनके अतिरिक्त दर्शन, विज्ञान आदि की दृष्टि से समालोचना की और भी कई पद्धतियां हैं। इसके अतिरिक्त भी दर्शन, विज्ञान आदि की दृष्टि से अगर देखा जाए तो समालोचना की कई पद्धतियां हैं और हो सकती हैं। इस प्रकार समालोचना के स्वरूप का विकास यूरोप में हुआ। यूरोप में इस प्रकार की समालोचना का विकास हुआ, जबकि पहले जैसा बताया जा चुका है संस्कृत में किस प्रकार की समालोचना का चलन था और यूरोप में इस प्रकार की समालोचना होती थी। इस प्रकार वहाँ समालोचना के स्वरूप का विकास हुआ। किस किस प्रकार का स्वरूप अंग्रेजी साहित्य में समालोचना का था, वो यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। केवल निर्णयात्मक समालोचना की चाल बहुत कुछ उठ गई है। अब केवल निर्णयात्मक समालोचना जो होती थी उसका चलन उठ गया है काफी हद तक। अपनी भली बुरी रुचि के अनुसार कवियों की श्रेणी बांधना, उन्हें नंबर देना अब एक बेहुदा बात समझी जाती है। अभी इस प्रकार की आलोचना साहित्य में अच्छी नहीं समझी जाती। कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे हिंदी साहित्य में समालोचना पहले पहल केवल गुण दोष दर्शन के रूप में प्रकट हुई थी, जैसा कि पहले आचार्य शुक्ल कह चुके हैं। लेखों के रूप में इसका सूत्रपात बाबू हरिश्चंद्र के समय में ही हुआ और लिखने का, समालोचना लिखने का, इसके लेखन का सूत्रपात बाबू हरिश्चंद्र के समय में हुआ। लेख के रूप में पुस्तकों की विस्तृत समालोचना उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी ने अपनी आनंद कादम्बिनी में शुरू की। लेख के रूप में पुस्तकों की विस्तृत समालोचना बद्री नारायण चौधरी ने अपनी आनंद कादम्बिनी में शुरू की। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की बड़ी विशद और कड़ी आलोचना, जिसमें दोषों का उद्घाटन बड़ी बारीकी से किया गया था, उक्त पत्रिका में निकाली थी। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने अपनी पत्रिका आनंद कादम्बिनी में किसकी समालोचना की थी? लाला श्रीनिवास दास कृत जो संयोगिता स्वयंवर नाटक है उसकी उन्होंने बड़ी विशद और कड़ी आलोचना की थी और बहुत बारीकी से उसके गुण दोषों का विवेचन किया था। पर किसी ग्रंथकार के गुण अथवा दोष ही दिखलाने के लिए कोई पुस्तक भारतेंदु के समय में ना निकली थी। पर किसी ग्रंथकार के केवल गुण और दोष दिखलाने के लिए कोई पुस्तक के रूप में समालोचना नहीं निकली थी। इस प्रकार की कोई पुस्तक नहीं निकली थी। इस प्रकार की पहली पुस्तक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी कालिदास की आलोचना थी, जो इस द्वितीय उत्थान के आरंभ में निकली। इस प्रकार की पहली पुस्तक, आलोचना की पहली पुस्तक किसे कह सकते हैं? वह है हिंदी कालिदास की आलोचना, जो इस द्वितीय उत्थान के आरंभ में निकली। द्वितीय उत्थान के आरंभ में ये निकली थी। इसमें लाला सीताराम बीए का अनुवाद किए हुए नाटकों के भाषा तथा भाव संबंधी दोष बड़े विस्तार से दिखाए गए हैं। ये है जो जिसका शीर्षक है हिंदी कालिदास की आलोचना। ये वास्तव में कालिदास की आलोचना उन्होंने नहीं की है, बल्कि जो लाला सीताराम बीए थे, इन्होंने जो अनुवाद किए थे उनके नाटकों के, तो उसके गुण दोषों की ये आलोचना थी। उसके गुण दोषों से संबंधित थी ये आलोचना। तो उसमें नाटकों की भाषा तथा भाव संबंधी दोष बड़े विस्तार से दिखाए गए हैं। ये लाला सीताराम बीए ने जो अनुवाद किए थे नाटकों की, उनकी आलोचना थी। ये वास्तव में कालिदास के संस्कृत नाटकों की आलोचना नहीं थी। ये अनुवादों की समालोचना थी। ये अनुवादों की समालोचना थी, स्पष्ट रूप से आचार्य शुक्ल ने यहाँ पर कहा है। अतः भाषा की त्रुटियों और मूल भाव के विपर्य आदि के आगे जा ही नहीं सकती थी। भाषा की त्रुटियां ही उनको देखनी, क्योंकि उन्होंने अनुवाद किया था, और मूल भाव के विपर्य की मूल भाव उसका कहाँ तक इसमें अनुवादों में जीवित रह पाया है, उसको देखने और उसको समझने के अतिरिक्त इसमें क्या किया जा सकता था। दूसरी बात है कि इसमें दोषों का ही उल्लेख हो सका, गुण नहीं ढूंढे गए। और दूसरी बात यह थी कि इसमें केवल दोष ही उल्लिखित किए गए, गुण को ढूंढने का प्रयास नहीं है।
इसके उपरांत द्विवेदी जी ने कुछ संस्कृत कवियों को लेकर दूसरे ढंग की अर्थात विशेषता परिचायक समीक्षाएं भी निकाली। इसके बाद में द्विवेदी जी ने संस्कृत के कवियों को लेकर दूसरे ढंग की अर्थात विशेषता परिचायक समीक्षाएं भी निकाली थी। इस प्रकार की पुस्तकों में विक्रमांक देव चर्चा और नैषध चरित चर्चा मुख्य हैं। इनमें कुछ तो पंडित मंडली में प्रचलित रूढ़ि के अनुसार चुने हुए श्लोकों की खूबियों पर साधुवाद है। जो पंडित मंडली द्वारा प्रचलित रूढ़ि के अनुसार चुने हुए जो श्लोक थे उनकी खूबियों पर साधुवाद है। जैसे क्या उत्तम उत्प्रेक्षा है, इस प्रकार साधुवाद मतलब प्रशंसा है। और कुछ भिन्न भिन्न विद्वानों के मतों का संग्रह है, और जो भिन्न भिन्न विद्वानों के मत हैं इनके श्लोकों पर उनका संग्रह है। इस प्रकार की पुस्तकों से संस्कृत न जानने वाले हिंदी पाठकों को दो तरह की जानकारी हासिल होती है। तो इस प्रकार की पुस्तकों से ऐसे पाठकों को क्या लाभ होता है जो संस्कृत नहीं जानते हैं, उन्हें दो तरह की जानकारी हासिल होती है। कैसे? संस्कृत के किसी कवि की कविता किस ढंग की है और वह पंडितों और विद्वानों के बीच कैसी समझी जाती है। इससे उन्हें दो बातें मालूम होती हैं कि किसी भी संस्कृत कवि की कविता कैसी है और वह पंडितों और विद्वानों के बीच में अपना क्या स्थान रखती है, उसको कैसा समझते हैं। द्विवेदी जी की तीसरी पुस्तक कालिदास की निरंकुशता में भाषा और व्याकरण के वे व्यतिक्रम इकट्ठे किए गए हैं जिन्हें संस्कृत के विद्वान लोग कालिदास की कविता में बताया करते हैं। द्विवेदी जी की तीसरी पुस्तक जो है कालिदास की निरंकुशता, इसमें भाषा और व्याकरण के व्यतिक्रम इकट्ठे किए गए हैं जो कि संस्कृत के विद्वान लोग कहते हैं कि इस प्रकार के कालिदास की कविता में हुआ करते हैं। ये पुस्तक हिंदी वालों के क्या संस्कृत वालों के फायदे के लिए लिखी गई। ये पुस्तक जो है ये संस्कृत वालों के फायदे के लिए लिखी गई है। ठीक ठीक नहीं समझ पड़ता कि ये ठीक ठीक समझ नहीं पड़ता है कि ये किनके लिए लिखी गई है, हिंदी वालों के लिए या संस्कृत वालों के लिए। जो हो, इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए। इन पुस्तकों को किस प्रकार का समझना चाहिए? आचार्य शुक्ल कहते हैं जैसे एक मोहल्ले में फैली बातें दूसरे मोहल्ले में फैलानी हो, दूसरे मोहल्ले वालों को उनसे परिचित कराना हो, इस प्रकार की ये पुस्तकें हैं। स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं, ये स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं है। उस प्रकार की पुस्तकें हैं कि एक जो मोहल्ले में बात फैली है, वहाँ कुछ हो रहा है, वो दूसरे मोहल्ले के कुछ लोगों को बताना है, तो उस प्रकार के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए। यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षाएं तो नहीं लिखी हैं, साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं लिखा है, पर जो पुस्तकें निकला करती थी उनकी भाषा आदि की खरी आलोचना की है। इससे क्या हुआ कि हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार उन्होंने ये किया कि हिंदी की जो भाषा थी वो व्याकरण के स्तर पर सुधर गई। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। अगर द्विवेदी जी इस प्रकार कड़े कदम न उठाते भाषा के व्याकरण को व्यवस्थित करने के लिए, तो उसी प्रकार की अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा पता नहीं कितने दिनों तक चलती रहती, उसकी परंपरा फिर जल्दी न रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी उन्होंने अपना सुधार किया। उससे लेखक सावधान हो गए कि इस प्रकार की भाषा साहित्य में शोभा नहीं देती और उन्होंने अपना उचित परिष्कार कर लिया, सुधार कर लिया। कवियों का बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह मिश्रबंधु विनोद तैयार करने के पहले मिश्रबंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ निकाला था। जब मिश्रबंधु ने जिसको बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह आचार्य शुक्ल कहते हैं, वो उन्होंने मिश्रबंधु विनोद लिखने से पहले हिंदी नवरत्न नामक एक समालोचनात्मक ग्रंथ निकाला था। किसने? मिश्रबंधुओं ने, जिसमें सबसे बढ़कर नई बात यह थी कि देव हिंदी के सबसे बड़ी कवि हैं। उसमें सबसे बढ़कर बात क्या कही गई थी? देव को हिंदी का सबसे बड़ा कवि कहा गया था। देव और बिहारी का जो विवादास्पद प्रकरण है कि देव बड़े की बिहारी, ये प्रसंग यहीं से उठा था। हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिश्रबंधुओं ने बेशक जरूरी काम किया।
हिंदी के पुराने कवियों को भी वो समालोचना के लिए आगे लेकर आए। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती हैं या नहीं, ये बात दूसरी है। वे हिंदी कवियों को समालोचना के लिए आगे लेकर तो आए, अब ये बात अलग है कि उनकी बातें समालोचना कही जा सकती हैं या नहीं, ये दूसरी बात है। रीतिकाल के भीतर यह सूचित किया जा चुका है कि हिंदी में साहित्य शास्त्र का वैसा निरूपण नहीं हुआ जैसा संस्कृत में हुआ। जब हम रीतिकाल पढ़ रहे थे तब ये आचार्य शुक्ल कह चुके हैं कि हिंदी साहित्य शास्त्र का वैसा निरूपण नहीं हुआ जैसा संस्कृत में हुआ है। हिंदी के रीति ग्रंथों के अभ्यास से लक्षणा, व्यंजना, रस आदि के वास्तविक स्वरूप की ही सम्यक धारणा नहीं हो सकती। हिंदी के रीति ग्रंथों को पढ़कर लक्षणा, व्यंजना, रस आदि के वास्तविक स्वरूप की सम्यक धारणा नहीं हो सकती, उसके वास्तविक स्वरूप का पता नहीं चल सकता। कविता की समालोचना के लिए यह धारणा कितनी आवश्यक है, कहने की आवश्यकता नहीं, और कविता की समालोचना के लिए लक्षणा, व्यंजना, रस आदि की धारणा को पुष्ट होना कितना आवश्यक है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कविता के यही प्रधान अंग हैं। इसके अतिरिक्त उच्च कोटि की आधुनिक शैली की समालोचना के लिए विस्तृत अध्ययन, सूक्ष्म अन्वेषण, बुद्धि और मर्मग्राहणी प्रज्ञा अपेक्षित है। यहाँ से आपका कथन भी पूछा जा सकता है कि समालोचना के लिए ये बातें किसने आवश्यक मानी हैं, कि जो उच्च कोटि की हो और आधुनिक शैली की समालोचना के लिए क्या आवश्यक है? विस्तृत अध्ययन, सूक्ष्म अन्वेषण, बुद्धि, अन्वेषण करने वाली बुद्धि, नई नई चीजों का अन्वेषण करने वाली, मर्मग्राहणी और भाव को, मर्म को ग्रहण करने वाली प्रज्ञा अपेक्षित है। इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार की प्रज्ञा अपेक्षित है। कारो कृतहि न माने, ऐसे ऐसे वाक्यों को लेकर यह राय जाहिर करना कि तुलसी कभी राम की निंदा नहीं करते, पर सूर ने 2-4 स्थानों पर कृष्ण के कामों की निंदा भी की है, साहित्य मर्मज्ञों के निकट क्या समझा जाएगा? कारो कृतहि न माने, ऐसे ऐसे वाक्यों को लेकर यह राय जाहिर करना, इस प्रकार के वाक्य लिखकर कृष्ण की निंदा तो की है पर तुलसी कभी राम की निंदा नहीं करते, साहित्य मर्मज्ञों के निकट क्या समझा जाएगा? कि ये वाक्य साहित्य मर्मज्ञों के समझे जा सकते हैं, उनके निकट समझे जा सकते हैं। सूरदास प्रभुए अति खोटे, कारो कृतहि न माने, ऐसे ऐसे वाक्यों पर साहित्यिक दृष्टि से जो थोड़ा भी ध्यान देगा वह जान लेगा कि कृष्ण न तो वास्तव में छोटे कहे गए हैं, न काले कलूट कृतज्ञ। जिस प्रकार इन्होंने कहा है, शाब्दिक अर्थ जो इसका निकल रहा है वो वास्तव में सूरदास जी का अर्थ नहीं है, वो अर्थ वो देना नहीं चाहते हैं वाक्यों का जो कि इनके शब्दों से निकल रहा है। अगर कोई साहित्य मर्मज्ञ ये वाक्य पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि सूरदास क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। पहला वाक्य सखी की विनोद या परिहास की उक्ति है, सरासर गाली नहीं है। सखी का यह विनोद हर्ष का ही एक स्वरूप है जो उस सखी का राधा कृष्ण के प्रति रतिभाव व्यंजित करता है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य विरहाकुल गोपी का वचन है जिससे कुछ विनोद मिश्रित अमर्ष व्यंजित होता है। ये गोपी का वाक्य है तो इसमें सखी और गोपियों के विनोद और हर्ष का जिक्र है, न कि वास्तविक रूप से उनकी निंदा की गई है। यह अमर्ष यहाँ विप्रलंब श्रृंगार में रतिभाव का ही व्यंजक है। इसी प्रकार कुछ दैन विप्रलंब श्रृंगार में रतिभाव का जब व्यंजन किया जाता है तो नायक को उलाहने दे देकर क्या कुछ नहीं कहा जाता, परंतु वो वास्तविक रूप से नायक की निंदा नहीं होती। इसी प्रकार कुछ दैन्य भाव की उक्तियों को लेकर तुलसीदास जी खुशामदी कहे गए हैं। इस प्रकार जो तुलसीदास जी ने दैन्य भाव की उक्तियां प्रयोग की हैं तो उनको खुशामदी कह दिया गया है। देव को बिहारी से बड़ा सिद्ध करने के लिए बिहारी में बिना दोष के दोष ढूंढे गए हैं। संक्रोन को संक्रांति का संक्रमण तक का ध्यान कैसे जा सकता था। अभ्रंश समझ आप लोगों ने उसे बहुत बिगाड़ा हुआ शब्द माना है। अपभ्रंश समझ आप लोगों ने उसे बहुत बिगाड़ा हुआ शब्द माना है। रोज शब्द रुलाई के अर्थ में कबीर, जायसी आदि पुराने कवियों में न जाने कितनी जगह आया है और आगरे आदि के आसपास अब तक बोला जाता है, पर वह भी रोजा समझा गया। तो इस प्रकार अर्थ कुछ और निकल रहा था और उसको कुछ और साबित करने की भी कोशिश की गई, प्रयास किया गया। इसी प्रकार की बेसिर पैर की बातों से पुस्तक भरी है। तो इस प्रकार ये इनकी पुस्तक इसी प्रकार की बेसिर पैर की बातों से भरी हुई है। कौन? ये हिंदी नवरत्न।
कवियों की विशेषताओं के मार्मिक निरूपण की आशा में जो इसे खोलेगा वह निराश ही हो। कवियों की विशेषताओं का जो मार्मिक निरूपण पढ़ने की अपेक्षा रखेगा वह इस पुस्तक से निराश ही होगा। इसके उपरांत पंडित पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी पर एक अच्छी आलोचनात्मक पुस्तक निकाली। इसके बाद पंडित पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी पर एक आलोचनात्मक पुस्तक निकाली जो कि अच्छी थी। इसमें उस साहित्य परंपरा का बहुत अच्छा उद्घाटन है जिसके अनुकरण पर बिहारी ने अपनी प्रसिद्ध सतसई की रचना की। उस साहित्य परंपरा का बहुत अच्छा उद्घाटन किया गया है, उसको सामने लाने का प्रयास किया गया है, जिस पर बिहारी ने अपनी सतसई की रचना की। आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती के बहुत से पद्यों के साथ बिहारी के दोहों का पूरा पूरा मेल दिखाकर शर्मा जी ने बड़ी विद्वता के साथ एक चली आती हुई साहित्यिक परंपरा के बीच बिहारी को रखकर दिखाया। जहां मिश्र बंधु ने इनके दोष ढूंढे थे बिहारी के, वहीं पर पंडित पद्म सिंह शर्मा ने एक अच्छी आलोचनात्मक पुस्तक बिहारी पर लिखी और उसमें यह साबित किया है कि बिहारी जो चली आती हुई साहित्यिक परंपरा है उसी के कवि कहे जाएंगे। इसको साबित करने के लिए उन्होंने आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती के बहुत से पद्यों के साथ बिहारी के दोहों का मेल दिखाया है। किसी चली आती हुई साहित्यिक परंपरा का उद्घाटन भी साहित्य समीक्षक का एक भारी कर्तव्य है। जो साहित्यिक परंपरा चली आ रही थी उसका उद्घाटन करना, उसको सामने लाना, ये भी साहित्य समीक्षक का भारी कर्तव्य है। हिंदी के दूसरे कवियों के मिलते जुलते पद्यों की बिहारी की दोहों के साथ तुलना करके शर्मा जी ने तारतम्यिक आलोचना का शौक पैदा किया। बिहारी और दूसरे कवियों के पद्यों में जो तारतम्य है, जो मेल है, उसको दिखाकर तारतम्यिक आलोचना का शौक पैदा किया। इस पुस्तक में शर्मा जी ने उन आक्षेपों का भी बहुत कुछ परिहार किया जो देव को ऊंचा सिद्ध करने के लिए बिहारी पर किए गए थे, और उन आक्षेपों का भी परिहार करने का प्रयास किया शर्मा जी ने जो देव को ऊंचा सिद्ध करने के लिए बिहारी पर लगाए गए थे। हो सकता है कि शर्मा जी ने भी बहुत से स्थलों पर बिहारी का पक्षपात किया हो, पर उन्होंने जो कुछ किया है वह एक अनूठे ढंग से किया है, एक व्यवस्थित रूप से किया है, अनूठे ढंग से किया है, और उनके पक्षपात का भी साहित्यिक मूल्य है। उन्होंने पक्षपात भी इस प्रकार का किया है जो साहित्य के काम का है, जो साहित्य में कुछ नई चीजों का उद्घाटन करने वाला है। यहाँ पर यह बात सूचित कर देना आवश्यक है कि शर्मा जी की यह समीक्षा भी रूढ़िगत कन्वेंशनल है। दूसरे श्रृंगारी कवियों से अलग करने वाली बिहारी की विशेषताओं के अन्वेषण और अंतर प्रवृत्तियों के उद्घाटन का जो आधुनिक समालोचना का प्रधान लक्ष्य समझा जाता है, प्रयत्न इसमें नहीं हुआ। अब यहाँ पर शर्मा जी की पुस्तक का जो दोष है वो यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दिया है कि इनकी भी जो है रूढ़िगत ही है, कन्वेंशनल ही समीक्षा है। जो दूसरे श्रृंगारी कवियों से बिहारी को अलग करने वाली विशेषताएं हैं, उनका अन्वेषण और अंतर प्रवृत्तियों का जो उद्घाटन है, जो आधुनिक समालोचना का प्रधान लक्ष्य समझा जाता था, उसका प्रयत्न इनमें भी नहीं हुआ। ये खटकने वाली बात है। बिना जरूरत के जगह जगह चुहलबाजी और शाबाशी का महफिली तर्ज, बिना जरूरत के उन्होंने जगह जगह पर चुहलबाजी और शाबाशी की महफिली तर्ज बांधी है बिहारी के संदर्भ में। शर्मा जी की पुस्तक से दो बातें हुई। एक तो देव बड़े की बिहारी, ये भद्दा झगड़ा सामने आया। दूसरे, तुलनात्मक समालोचना के पीछे लोग बेतरह पड़े। जिस प्रकार इन्होंने तुलनात्मक समालोचना प्रारंभ की देव और बिहारी वाली, उसके पीछे लोग बुरी तरह से पड़ गए, और देव बड़े की बिहारी ये भद्दा झगड़ा भी यहाँ से उठ खड़ा हुआ, जिसकी शुरुआत मिश्र बंधु ने की थी। देव और बिहारी के झगड़े को लेकर पहली पुस्तक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र BA LLB की मैदान में आई। अब इस झगड़े को लेकर पहली पुस्तक किसने लिखी? कृष्ण बिहारी मिश्र की। जब यहाँ से मिश्र बंधु ने लिखी, फिर इन्होंने लिखी, फिर इनकी ये पुस्तक सामने आई। इस पुस्तक में बड़ी शिष्टता, सभ्यता और मार्मिकता के साथ दोनों बड़े कवियों के भिन्न भिन्न रचनाओं का मिलान किया गया है। इसमें जो बातें कही गई हैं वे बहुत कुछ साहित्यिक विवेचन के साथ कही गई हैं। जो भी बातें इन्होंने कही हैं, सभ्यता शिष्टता तो थी ही, इसके साथ साथ उन्होंने साहित्यिक विवेचन करने के बाद ही, दोनों कवियों की रचनाओं का साहित्यिक विवेचन करने के बाद ही बातें कही हैं। नवरत्न की तरह यूं ही नहीं कही गई हैं।
जो हिंदी नवरत्न था उसमें जिस प्रकार की बातें कही गई हैं उस तरह इन्होंने नहीं कही। ये पुरानी परिपाटी की साहित्य समीक्षा के भीतर अच्छा स्थान पाने योग्य है। ये पुरानी परिपाटी की जो साहित्य समीक्षा है उसके अंदर अच्छा स्थान पाने योग्य इनकी पुस्तक है। मिश्र बंधुओं की अपेक्षा पंडित कृष्ण बिहारी जी साहित्यिक आलोचना के कहीं अधिक अधिकारी कहे जा सकते हैं। मिश्र बंधुओं की जो पुस्तक हिंदी नवरत्न है उसकी अपेक्षा कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक देव और बिहारी के आधार पर इनको साहित्यिक आलोचना का अधिक अधिकारी कहा जा सकता है। देव और बिहारी के उत्तर में लाला भगवान दीन जी ने बिहारी और देव नाम की पुस्तक निकाली। अब इसके उत्तर में जो कृष्ण बिहारी जी की पुस्तक थी उसके उत्तर में बिहारी और देव किसने निकाली? लाला भगवान दीन ने, जिसमें उन्होंने मिश्र बंधुओं के भद्दे आक्षेपों का उचित शब्दों में जवाब देकर पंडित कृष्ण बिहारी जी की बातों पर भी पूरा विचार किया है। उसमें इन्होंने एक तो मिश्र बंधु के जो भद्दे आरोप थे उनका जवाब दिया है, दूसरा कृष्ण बिहारी जी ने जो बातें कही हैं उन पर भी विचार किया है। अच्छा हुआ कि छोटे बड़े के इस भद्दे झगड़े की ओर अधिक लोग आकर्षित ना हुए। छोटे बड़े का ये जो झगड़ा था इस ओर अधिक लोग आकर्षित नहीं हुए, ये अच्छा हुआ, क्योंकि प्रत्येक कवि की अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं, अपनी शैलीगत विशेषताएं होती हैं जिनका साहित्य पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें बड़े और छोटे का प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। अब तुलनात्मक समालोचना की बात लीजिए, उसकी ओर लोगों का कुछ आकर्षण देखते ही बहुतों ने तुलना को ही समालोचना का चरम लक्ष्य समझ लिया। तुलनात्मक समालोचना को ही लिया जाए तो लोगों ने तुलना को ही समालोचना का चरम लक्ष्य समझ लिया कि एक की दूसरे से तुलना की जाए, और पत्रिकाओं में तथा इधर उधर भी लगे भिन्न भिन्न कवियों के पद्यों को लेकर मिलान करने। अब भिन्न भिन्न कवियों को ले लिया, उनके पद्यों को मिलान करने और उनकी तुलना करने में जुट गए। यहाँ तक कि जिन दो पद्यों में वास्तव में कोई भाव साम्य नहीं, उनमें भी बादरायण संबंध स्थापित करके लोग इस तुलनात्मक समालोचना के मैदान में उतरने का शौक जाहिर करने लगे। जिन पद्यों में कोई भाव साम्य हो ही नहीं सकता उनमें भी तुलनात्मक समालोचना करने उतर पड़े। इसका असर कुछ समालोचकों पर भी पड़ा। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र जी ने जो मतिराम ग्रंथावली निकाली उसकी भूमिका का आवश्यकता से अधिक अंश उन्होंने तुलनात्मक आलोचना को ही अर्पित कर दिया। अब इसका समालोचकों पर प्रभाव क्या पड़ा? जब पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने मतिराम ग्रंथावली निकाली तो जो उसकी भूमिका लिखी उसका आवश्यकता से अधिक अंग उन्होंने तुलनात्मक आलोचना को ही अर्पित कर दिया और बातों के लिए बहुत कम जगह रखी। इस पर ही उन्होंने अपना पूरा विस्तार कर दिया और जो बातें आवश्यक थीं उनके लिए बहुत कम जगह रखी। द्वितीय उत्थान के भीतर समालोचना की यद्यपि बहुत कुछ उन्नति हुई, उसका स्वरूप प्रायः रूढ़िगत ही रहा, कन्वेंशनल ही रहा। कवियों की विशेषताओं का अन्वेषण और उसकी अंतः प्रकृति की छानबीन करने वाली उच्च कोटि की समालोचना का प्रारंभ तृतीय उत्थान में जाकर हुआ। यहाँ पर द्वितीय उत्थान में समालोचना का क्या रूप रहा? यहाँ पर समालोचना रूढ़िगत ही रही। कवियों और उनकी विशेषताओं का अन्वेषण करने वाली जो उत्तम कोटि की समालोचना थी उसका प्रारंभ तृतीय उत्थान में जाकर हुआ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था जो इस वीडियो में हमने पढ़ा समालोचना के संबंध में। ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें समालोचना का प्रारंभ, तुलनात्मक समालोचना कहाँ से प्रारंभ हुई, देव और बिहारी का विवाद कहाँ से प्रारंभ हुआ और उस पर कितनी पुस्तकें लिखी गईं, इस प्रकार के सभी प्रश्नों का जवाब हमें इससे प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने हिंदी साहित्य पढ़ने वाले फ्रेंड्स को अवश्य शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर विजिट करें, हो सकता है कि आपको अपने काम की अध्ययन सामग्री यहाँ से प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।